हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे, यानी कि सहसंयोजक यौगिकों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज की तो उसको आइए 5 मिनट के अंदर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स अगर बनते हैं तो कैसे बनते हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में जो दो एटम्स होते हैं उनमें से एक एटम कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज। मतलब दोनों एटम्स अगर देखें तो अगर हम उनका सोल्यूशन बनाएं या उनको हम मॉल्टेन स्टेज में ले जाएं तो आयंस में टूट जाते हैं, यानी कि एटम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आयंस में, एक कैटायन में तो दूसरा एनायन में, ठीक है। तो सीधी सीधी बात, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, ठीक है। कहाँ से? कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब जो मेटल एटम है उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर? देन अगर बात करें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की तो ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, यानी कि ये क्रिस्टलाइन इन नेचर का मतलब क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। और इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे कि आयंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए NaCl है तो NaCl में जो Na+ और Cl- है, ये अपने लैटिस यानी कि जो इनका स्ट्रक्चर है जिसको हम जालक का नाम दे रहे हैं, वहां पर रेगुलर वे में अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं? रेगुलर वे में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। क्लियर? यहीं पे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने एग्जांपल लिया था कि सोडियम के, अगर हम किसकी बात करें, हैलाइड की बात करें, और वहीं पे जो सेकेंडरी ग्रुप है उनके ऑक्साइड्स की बात करें तो उसमें मैंने ऑर्डर देखा था कि सोडियम फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट था, देन सबसे कम सोडियम आयोडाइड का था। वहीं पे अगर हम सेकेंडरी ग्रुप का ऑक्साइड्स की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड का था, ठीक है। तो उससे सबसे कम किसका था? बेरियम ऑक्साइड का था, BaO, ठीक है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आपके कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, ब्रिटल इन नेचर, यानी कि हार्ड का मतलब ठोस होते हैं, साथ ही साथ ब्रिटल का मतलब आसानी से टूट भी सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करने का मतलब जो इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं, यानी कि जो वैद्युत संयोजक जो ठोस पदार्थ हैं, यानी कि जो यौगिक कैसे हैं? सॉलिड स्टेट में हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनमें फ्री आयंस नहीं पाए जाते। जब भी कभी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि विद्युत का प्रवाह करते हैं, तो उसके लिए उनमें आयंस का होना जरूरी है। इसलिए ये हमेशा मॉल्टेन स्टेज में, यानी कि पिघली हुई अवस्था में, या तो विलयन बनाकर अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराते हैं, ठीक है। अपने से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराते हैं। यहीं पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की मैंने कल बात की थी, तो ये कैसा था? नॉन डायरेक्शनल था और नॉन रिजिड बॉन्ड है, ठीक है। जब भी कभी नॉन डायरेक्शनल नॉन रिजिड बॉन्ड होगा तो याद रखिए कि वो आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, तो इसीलिए ये स्पेस आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है, अर्थात ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता, ये दोनों ये शो नहीं करता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का सोल्यूशन बनाएं तो सोल्यूशन में ये अपने आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बात किया NaCl की, तो NaCl को अगर हम इसके सोल्यूशन बनाएं, यानी कि अगर हम पानी में नमक को डालें तो Na+ और Cl- में फर्निश हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा, ठीक है। और सेम ऐसे मैंने कल रिएक्शन लिखी थी पोटेशियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। तो उसमें से बना क्या था? सिल्वर क्लोराइड का PPT बना था, यानी कि प्रेसिपिटेट अवक्षेप बना था, वहीं पे पोटेशियम नाइट्रेट बना था। तो ये क्यों बना? क्योंकि आयंस में सबसे पहले जब हमने सोल्यूशन बनाना स्टार्ट किया तो जो आपका सिल्वर नाइट्रेट था और जो पोटेशियम क्लोराइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? पहले आयंस में, और फिर दूसरे कंपाउंड के जो आयंस फर्निश हुए वो आपस में क्या कर लिए? रिएक्शन कर लिए, और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है। देन
इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। मैंने बताया था आइसोमॉर्फिज्म का मतलब एक ही तरह के स्ट्रक्चर्स इसमें होते हैं। मॉर्फिज्म मतलब होता है, अगर देखें तो स्ट्रक्चर, आइसो मतलब होता है समान, इक्वल, ठीक है। तो इक्वल यानी कि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन जितनी चीज़ें बताने के बाद हम आज स्टार्ट करेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड्स में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में तो आपको समझना जरूरी है। आपने समझा भी है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कि कोवैलेंट कंपाउंड्स यानी कि सहसंयोजक यौगिक हमेशा कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी द्वारा, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो आज का टॉपिक है ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड यानी कि सहसंयोजक यौगिकों का जो विशेषताएं हैं, इनमें से सबसे पहली विशेषता ये है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं यानी कि सहसंयोजक यौगिक, ठीक है, ये गैस, लिक्विड, इन कंडीशंस में भी पाए जाते हैं। मतलब दे कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसेज और लिक्विड, ठीक है, अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले प्रॉपर्टी की, तो किस किस फेज में रह सकते हैं, गैसेस एंड लिक्विड्स, गैसेज और लिक्विड्स के रूप में ये क्या होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर दूसरी चीज यहाँ पे some covalent compounds exist as soft solids, ठीक है, सॉफ्ट सॉलिड्स। अब यहाँ पे सॉफ्ट सॉलिड का मतलब यहाँ पे क्या है समझिए। सॉफ्ट सॉलिड्स का मतलब थोड़े से जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें कुछ एक तरीके से सॉफ्टनेस होती है, ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट सॉलिड कहते हैं। तो गैसेज एंड लिक्विड, ठीक है, के फॉर्म में भी रहते हैं कौन से, कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। कैसे कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और यहीं पे कुछ कोवैलेंट कंपाउंड जो हैं वो सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ठीक है। आपका जो अगला पॉइंट है यहीं पे अगर बात करें तो जनरल वे में अगर कहें, यानी कि सामान्य रूप से जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उष्मा के एक तरीके से चालक नहीं माने जाते हैं। कौन से कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। लेकिन कुछ हैं जो आपके इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का चालन करते हैं। तो यहाँ पर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के क्या होते हैं, एक तरीके से अच्छे चालक नहीं माने जाते। लेकिन कुछ हैं जैसे कि आपका ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट आपका एक तरीके से देखें तो ये कोवैलेंट कंपाउंड ही है, क्योंकि इसमें कई सारे लेयर्स होते हैं और लेयर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, यानी कि एक तरीके से तो वो तो लेयर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसा बॉन्डिंग होता है, अगर देखें तो जिसकी वजह से ग्रेफाइट हमेशा कैसा होता है, स्लिपरी टाइप का होता है। यानी कि स्लिपरी टाइप का होता है जिसकी वजह से उसकी लेयर्स आपस में क्या करती रहती हैं, स्लिप करती रहती हैं। तो यहाँ पर जो आपका ग्रेफाइट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक लेयर से दूसरे लेयर में पास कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक लेयर से दूसरे लेयर में पास कर सकता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है वो क्या है आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैंने भी बोला कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बट ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो लेयर्स हैं ग्रेफाइट की
उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम कुछ कोवैलेंट कंपाउंड्स के सोल्यूशन बनाएं, जैसे कि आपका HCl हो गया, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, तो उनके सोल्यूशंस में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। ठीक है, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड यानी कि ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स लाइक HCl। ठीक है, तो इनमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड में सबसे पहला कि ये कैसे किस अवस्था में पाए जाते हैं, आपके गैसेज और लिक्विड के फॉर्म में। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि कुछ कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में भी होते हैं, यानी कि एक तरीके से ठोस यानी कि नरम ठोस के रूप में होते हैं। यहीं पे इनको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का अच्छा चालक नहीं माना जाता है। रीजन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें नहीं पाए जाते उतने सारे। और यहीं पे अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि ग्रेफाइट की जो लेयर है वो स्लिपरी है और उसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक लेयर से दूसरे लेयर में हो सकता है। ठीक है, या होता रहता है, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, और यहीं पे पोलर कोवैलेंट कंपाउंड मैंने आपको बताया था कि कोवैलेंट कंपाउंड्स आपके मेनली दो तरीके के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। यहीं पे पोलर कंपाउंड्स की बात करें तो हेटेरो एटम से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स आपके पोलर कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। वहीं पे सिमिलर एटम से मिलकर बने हुए कंपाउंड आपके नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं, जैसे कि H2, ठीक है, Cl2, Br2, ये सब आपके कैसे हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स जैसे HCl, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इनके सोल्यूशन यानी कि विलयन से कंडक्ट होती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। अच्छा, क्यों कंडक्ट होगी, क्योंकि जब इनका सोल्यूशन बनाएंगे तो ये अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, फर्निश हो जाते हैं H+ और Cl- में। देन अब आपका क्या है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं वो किस में सॉल्युबल होते हैं और किस में इनसॉल्युबल होते हैं। तो जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कैसे कंपाउंड, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, वो आपके पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं। वहीं पर अगर हम बात करें जो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं। ठीक है, लेकिन जो कोवैलेंट कंपाउंड की अगर हम जनरली बात करें यानी कि साधारणता, तो जनरली जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं ये पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल माने जाते हैं, जैसे कि वाटर। ठीक है, जो पोलर सॉल्वेंट है वाटर में आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल माने जाते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में कैसे होते हैं, सॉल्युबल माने जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो कैसे हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं। ठीक है, लाइक बेंजीन, अगर हम बात करें नॉन पोलर सॉल्वेंट तो बेंजीन, एसीटोन, इन सब में ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि एल्कोहल। तो एल्कोहल अगर वाटर में डिजॉल्व होता है, आपने देखा होगा एल्कोहल में वाटर मिक्स करके लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो ड्रिंक करने का मतलब उसमें अल्कोहल डिजॉल्व होगा, और एल्कोहल अगर वाटर में डिजॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बंध बनता है। तो आपका अगर अगला पॉइंट देखें तो यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कहेगा कि जो आपके पास कौन से कंपाउंड्स हैं, आपके पास जो अगला कंपाउंड है वो कौन सा है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स आपके 6 पॉइंट कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, कैसे होते हैं, जनरली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट के रूप में अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे वाटर को हम पोलर सॉल्वेंट मानते हैं। वहीं पे अगर बात करें तो ये होते हैं सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि C6H6, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन का नाम देते हैं C6H6 का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो है आपके, यानी कि अगर बात करें किसकी, पोलर एंड नॉन पोलर की, तो यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनमें आपके ये कोवैलेंट कंपाउंड्स ये कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। और वहीं पे अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें
तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये कैसे होते हैं, सॉल्युबल माने जाते हैं। क्लियर। देन आपका आइसोमेरिज्म से रिलेटेड टॉपिक, जैसे कि आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता। जैसा कि मैंने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में बताया था कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल और साथ ही साथ नॉन रिजिड होता है, और इसी वजह से ये कैसा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाते हैं। अगर यहाँ पे आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो अगला पॉइंट है कि बॉन्ड जो होते हैं इनके कैसे नेचर के होते हैं, डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के जो बॉन्ड हैं वो कैसे थे, नॉन डायरेक्शनल थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो कैसा है, डायरेक्शनल एंड रिजिड, और इसी वजह से ये आइसोमेरिज्म यानी कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं, समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। और दोनों तरीके के आइसोमेरिज्म कौन कौन से, स्पेस एंड स्ट्रक्चरल। ठीक है, स्पेस एंड स्ट्रक्चरल यानी कि अगर देखें तो त्रिविम समावयवता और साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर स्पेस समावयवता में आपके ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल, हिंदी में बोलें तो इसको कहते हैं प्रकाशिक समावयवता, और इसको कहते हैं ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, तो ये सभी के सभी समावयवता ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके जो बॉन्ड हैं, इस बॉन्ड का जो डायरेक्शन है वो बॉन्ड कैसा है, डायरेक्शनल नेचर का है और रिजिड है, यानी कि रोटेशन होगा और रोटेशन के थ्रू यहाँ पर भी बॉन्डिंग होगी। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म ये क्या करेंगे, शो करते हैं। देन आपका कोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे रिएक्शन शो करते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को शो करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं अधिकतर, इसलिए कैसे रिएक्शन शो करते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को शो करते हैं। और मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आपने पढ़ा है कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग होते हैं, यानी कि इनका जो रेट होता है रिएक्शन का ये बहुत ही स्लो माना जाता है। तो अगला जो पॉइंट है किसके लिए, कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स में जो अगला पॉइंट है ये क्या है, देखते हैं। अगला जो पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल जो हैं किसके, कोवैलेंट कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसा रिएक्शन करते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस करते हैं। और मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होते हैं ये कैसे होते हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस हैं, यानी कि बहुत ही स्लो, बहुत ही एक तरीके से वेरी स्लो रिएक्शंस है, जिसकी वजह से इनके जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं ये भी बहुत ही स्लो हो जाते हैं। यहीं पे अगर हमें किसी भी एलिमेंट की कोवैलेंसी पता करनी है, ठीक है, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स की हम कोवैलेंसी पता करते हैं, उसके एलिमेंट के एटम की हम क्या पता करते हैं, कोवैलेंसी। और अगर हमें कोवैलेंसी किसी भी एलिमेंट के एटम की पता करनी है तो आप क्या करते हो, उसमें से कोवैलेंसी का फॉर्मूला है कोवैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस, ठीक है, 8 में से माइनस कर देते हो, क्या माइनस करते हो, नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, क्या करते हो, नंबर ऑफ द ग्रुप फ्रॉम विच एलिमेंट बिलोंग्स, मतलब जहां से वो क्या करता है, एलिमेंट वहां पे जहां पे जिस ग्रुप में पाया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं हमें ऑक्सीजन का, ठीक है, क्या चाहिए, कोवैलेंसी चाहिए। तो कोवैलेंसी अगर चाहिए तो ऑक्सीजन का कोवैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस 6 करेंगे, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर 6A है। तो यहाँ पर कितना चाहिए, 8 माइनस 6, तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। यहीं पे अगर हमें क्लोरीन की कोवैलेंसी चाहिए तो इसके लिए कोवैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस 7 करेंगे, और इसी को हम क्या करेंगे, कितना मिलेगा, 1। तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं इनकी कोवैलेंसी अगर पता करनी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है, वो क्या है, 8 माइनस ग्रुप नंबर। एक सीधे सीधे वर्ड में बोल सकते हैं 8 माइनस ग्रुप नंबर। और ग्रुप नंबर किसका होगा, जिस एटम की बात करेंगे उसके एलिमेंट
जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जिस समूह में पाए जाते हैं उसी में से उतने ग्रुप नंबर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये सब आपके क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हुए, कोवैलेंट कंपाउंड्स के। तो कुछ और भी हैं जिनको हम थोड़ा सा बताने के लिए आपको पहले तो हमें ये पता करना होगा कि कभी कभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर पेयरिंग में हैं तो वो एक्साइटेड होकर किसी दूसरे ऑर्बिटल में भी चले जाते हैं, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि फास्फोरस है और नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में जैसे नाइट्रोजन है तो NCl5 और यहाँ पे बात करें PCl5, तो NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन PCl5 एग्जिस्ट करता है। रीजन क्या है, NCl5 में नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, लेकिन यहीं पे फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल पाया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं और ये PCl5 एग्जिस्ट करता है। यानी कि तो ऐसे ही जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। और जो वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं कहाँ पे, इनके वैलेंसी सेल के अंतर्गत, यानी कि वैलेंसी सेल में। और ये वैकेंट d ऑर्बिटल की वजह से ये वेरिएबल कोवैलेंसी भी शो करते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से अपने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये इंक्रीज करते हैं, मतलब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइटेड स्टेट में भेज करके उनको अनपेयर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लियर। तो इसी वजह से जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं इनकी कोवैलेंसी भी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड्स की कोवैलेंसी अलग अलग होती है, यानी कि वेरिएबल कोवैलेंसी शो करते हैं। चलिए, तो ये हो गया कोवैलेंट कंपाउंड। अब यहीं पे आपका लेविस रूल क्या है, ठीक है। लेविस रूल या लुईस रूल किसे कहते हैं, तो लेविस थ्योरी किसे कहते हैं। अब लेविस थ्योरी की बात करें तो टेंडेंसी ऑफ एटम टू अचीव ऑक्टेट, मतलब एक तरीके से अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लेविस का ऑक्टेट रूल कहते हैं, और इसी को हम लेविस थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई आपसे पूछे लेविस थ्योरी यानी कि लुईस का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे सीधे बताना क्या है कि एटम द्वारा अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्या करने के लिए, गेन करने के लिए जो रूल दिया गया उसी को ऑक्टेट रूल भी कहते हैं, उसी को लेविस का ऑक्टेट रूल कहते हैं और उसी को लेविस का थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शुड बी 8 इन देयर, कहाँ पे, वैलेंस सेल, ठीक है। वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, ठीक है। इसी को एक और नाम देते हैं ऑक्टेट रूल। और जो ऑक्टेट रूल है ये कुछ जगहों पे फेल हो गया, जिसको हम कहते हैं फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल। और वो कौन कौन से हैं, कुछ स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, जैसे कि आपका अगर हम बात करें फेल्योर, ठीक है, ऑफ किस रूल का, ऑक्टेट रूल का। तो क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है कि ऑक्टेट रूल क्यों फेल हो गया। तो कुछ सेवरल स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पे ऑक्टेट रूल क्या करता है, वायलेटेड होता है, मतलब वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं, यानी कि एटम्स इन दीज मॉलिक्यूल्स हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल आइदर शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट और मोर देन ऑक्टेट। मतलब समझिए यहाँ पर अगर हम बात करें फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल की, तो कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, मतलब उससे वायलेटेड है। उनमें क्या होता है, या तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में होगा या तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो यहाँ पे BeF2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही साथ साथ BF3, ये मैं कल बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जब बना रहे थे तो वहाँ पे यानी कि डेटिव बॉन्ड में इसका बोरान ट्राइफ्लोराइड का नाम लिया था। और ऐसे ही AlH3, क्या नाम है,
AlH3। अब इनके सब अगर हम क्या देखें, स्ट्रक्चर देखें यानी कि बॉन्डिंग देखें, तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और ये 2 आपके फ्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा, इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन, तो ये आपका कैसा बन गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, यहीं पे अगर देखें इस फ्लोरीन का, लेकिन बेरिलियम यानी कि जो Be है इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएगा। यहीं पर अगर हम BF3 की बात करें तो बोरान के आसपास कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्लोरीन का भी 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी अगर देखें तो फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, इससे रिएक्शन करेंगे, देन आपका क्या होगा कि इस बोरान के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट यहाँ पे बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सेम ऐसे एल्युमिनियम हाइड्राइड में, एल्युमिनियम में भी आपका कितना है, 3 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, तो ये 3 हो गए, और यहीं पे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर देखें तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ठीक है, सॉरी ऑक्टेट नहीं, डुप्लेट कंप्लीट है, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही सेल है। और यहाँ पे एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम में आपका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पे एल्युमिनियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसमें क्या है, फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल का मतलब या तो 8 से कम होंगे या तो 8 से ज़्यादा होंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं लेविस एसिड कहते हैं। क्या नाम देते हैं हम इनको, लेविस एसिड। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है सब में, अगर यहाँ पे देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट में कम है, इसमें 6 है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने में। और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम नाम देते हैं लुईस एसिड का। कैसा नाम देते हैं, लुईस एसिड का नाम देते हैं। हिंदी में बोलें तो लुईस अम्ल। मतलब अगर आपसे कोई पूछे लुईस अम्ल किसे कहते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑक्टेट उनका कंप्लीट नहीं होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, या ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, देन आपका अगला, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सीड कर जाए तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सीड करने के लिए भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक्सीड करेगा, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ठीक है, जैसे कि अगर हम उनकी बॉन्डिंग दिखाएं तो उनके पास कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए उनके आउटर मोस्ट शेल में, तो उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच का नाम देते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसे समय में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो सीधे सीधे ये आपके, जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं PCl5 का। तो PCl5 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो PCl5 में इसके वैलेंसी सेल में 10 इलेक्ट्रॉन, वहीं पे अगर बात करें किसकी, SF6 की, यानी कि SF6 सल्फर से 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो S के पास क्या होगा, उनके वैलेंसी सेल में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे कि PCl5 SF6 की बात करें तो PCl5 में फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, 1 2 और एक 5 इलेक्ट्रॉन, और इससे क्लोरीन के एटम्स को जोड़ दे रहे हैं, क्लोरीन, ठीक है, ये मान लेते हैं क्लोरीन का एटम, क्लोरीन का एटम, और यहाँ पे भी क्लोरीन का एटम और एक क्लोरीन का एटम और, ठीक है। तो ये क्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका तो कंप्लीट हो गया। अब बचा फास्फोरस, तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 और 10, ठीक है, ये वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए PCl5। देन ऐसे ही SF6 का भी है, किसका है, SF6 का। तो चलिए SF6 में देख लेते हैं, सल्फर है, सल्फर के चारों तरफ कितने आपके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सल्फर के चारों तरफ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6, तो एक यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन,
एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए। और यहाँ पे SF6 है तो फ्लोरीन का एक, यहाँ पे फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन। वैसे फ्लोरीन के आउटर मोस्ट या किसी भी हैलोजन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हम बॉन्डिंग दिखा रहे हैं तो बॉन्डिंग में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाना। तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी कि जितने भी फ्लोरीन्स हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। लेकिन सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में आपके देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पे SF6 में जो सल्फर की कोवैलेंसी जा रही है कितनी है, 12। यहाँ PCl5 में अगर देखें तो काउंट करिए तो फास्फोरस की वैलेंसी कोवैलेंसी कितनी है, 10। तो इसीलिए एक सगडेन यानी कि एक साइंटिस्ट है, इन्होंने यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड यानी कि एक ऐसा बॉन्ड रिप्रेजेंट किया जो सिंगलेट बॉन्ड कहलाता है। और सिंगलेट बॉन्ड को हम कैसे दिखाते हैं, हाफ एरो से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए PCl5 के लिए जब सगडेन द्वारा बनाया गया तो PCl5 का स्ट्रक्चर देन ऐसे बना, फास्फोरस, क्लोरीन, ये क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए फास्फोरस के पास, और 2 और चाहिए और क्लोरीन को भी एक एक चाहिए। तो इन्होंने एक ऐसे बॉन्ड बनाया हाफ करके, जिससे इनको पता चला कि ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये ऐसे करके इन्होंने हाफ यानी कि पूरा एरो नहीं बनाया, एक हाफ करके एरो बना दिया, जिससे पता चलता है कि कितने इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर रहा है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के बनने में हुआ है, जिसको सिंगलेट बॉन्ड कहते हैं। और ये किसने बताया था, सगडेन ने। सगडेन ने SUGDEN इन्होंने सिंगलेट बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था, सिंगलेट बॉन्ड को या सिंगलेट लिंकेज को इंट्रोड्यूस किया था तब जब मैक्सिमम कोवैलेंसी या कोवैलेंसी 8 से ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड के बनने में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत होती है, बट यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। लेकिन ये जो एरो है ये बता रहे सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8। ऐसे ही अगर हम सल्फर यानी कि SF6 की बात करें तो SF6 के लिए भी सेम टू सेम आप कर सकते हैं। SF6 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी हम इसको ऐसे बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमने लिया सल्फर, और सल्फर के जो अगर देखें तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहिए कितने उसको 2, तो 2 हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, बॉन्ड बना दी, एक F से इधर, एक F से इधर। बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे इनको हम सिंगलेट से दिखा दिए, सिंगलेट लिंकेज से दिखा दिया। ये आपका फ्लोरीन यहाँ पे भी आपको सिंगलेट लिंकेज से, और यहाँ पर भी सिंगलेट लिंकेज से दिखा दिया। ये हो गया किसका, SF6 का स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके बेसिस पर जो SF6 है, अब इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर हो गए, बाकी के 4 हो गए, और 4 ये सिंगल वाले जो इलेक्ट्रॉन सिंगलेट बॉन्डिंग है ये आपके कैसे हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन वाले हो गए। तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो ये आपका PCl5 और SF6 का स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर हम डायरेक्टली बॉन्ड के थ्रू बनाएंगे तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी उसकी, PCl5 में फास्फोरस की 10 और वहीं पे SF6 में 12, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये लेविस रूल का क्या कर रहा है, वायोलेशन कर रहा है, यानी कि लेविस रूल का जो ऑक्टेट रूल है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो सगडेन ने यहाँ पर सिंगलेट लिंकेज इंट्रोड्यूस किया जो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करता है, ठीक है। तो इसी वजह से जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो अब यहाँ पे फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 हो गए, और यहाँ भी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 हो जाते हैं। क्लियर। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके हो गए, कोवैलेंट कंपाउंड से। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जिसमें हमको क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड्स की अगर बात करें तो इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड्स, इनको हम कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक और उपसहसंयोजक यौगिकों के
अगर कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें से एक क्या होगा, लेविस बेस की तरह काम करेगा और एक कैसा होगा, लेविस एसिड की तरह काम करेगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले अभी मैंने जो PCl5 लिखा था, PCl5, ठीक है, और यहीं पे मैंने जो SF6 लिखा था, ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, एक तरीके से अगर देखें तो इनको हम एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है, कोवैलेंसी है, तो 10 हो रहा था यहाँ पे, इसका कितना होता है 12, तो इसके लिए हमने सिंगलेट लिंकेज का यूज किया। अच्छा, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं या कुछ ऐसे भी एक तरीके से मॉलिक्यूल्स ही कहें या कंपाउंड कहें जिनमें एक्सेस में लोन पेयर होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लुईस बेस का नाम देते हैं। और ये लुईस बेस भी मैंने आपको बताया था जब हमने आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनना पढ़ाया था, ठीक है। जब भी कभी कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बनने में आप हमेशा याद रखिए, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड के बनने में, ठीक है, हमेशा क्या क्या यूज होगा, एक लुईस एसिड और एक लुईस बेस। लुईस बेस के पास तो कोवैलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कोवैलेंट कंपाउंड के बनने में यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड के बनने में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, लेकिन यहीं पे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड्स के बनने में एक स्पीशीज या एक मॉइटी ऐसी होगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिसको हम लुईस बेस कहते हैं, और वहीं पे एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिसको हम लुईस एसिड का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। तो अब हम पढ़ने जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड, यानी कि हिंदी में लिखें तो उपसह संयोजक यौगिकों के, ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, गुण, उपसह संयोजक यौगिकों के गुण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होती है, किससे, प्योरली कोवैलेंट कंपाउंड से, और आयनिक कंपाउंड से क्या होता है, लो होता है। यानी कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट विल बी ग्रेटर देन प्योरली कोवैलेंट कंपाउंड्स and will be less than ionic compounds, ठीक है। यहीं पे आयनिक यौगिकों, ये आयनिक यौगिक हैं और ये कैसे हैं, एक प्योरली कोवैलेंट यानी कि सहसंयोजक यौगिक है, और बीच में क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक है। तो पहला प्रॉपर्टी यही हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, यानी कि गलनांक व क्वथनांक की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कोवैलेंट कंपाउंड से क्या होता है, ज़्यादा होता है, वहीं पर आयनिक कंपाउंड से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यहीं पे अगर बात करें सॉल्युबिलिटी की तो ये स्पैरेंजली सॉल्युबल होते हैं, किसमें, पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि वाटर, लेकिन यहीं पे ये रेडली सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। तो यानी कि दूसरा पॉइंट अगर बात करें सॉल्युबिलिटी की तो स्पैरेंजली soluble in water, यानी कि कैसा सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट यानी कि जो ध्रुवीय विलायक हैं उनमें क्या होते हैं, स्पैरेंजली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन थर्ड पॉइंट रेडली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पे स्पैरेंजली मतलब कुछ सॉल्युबल होता है, तो स्पैरेंजली सॉल्युबल का मतलब थोड़ा सा सॉल्युबल किसमें, पोलर सॉल्वेंट में, वाटर में, लेकिन रेडली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। क्लियर। आपका जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि एक तरीके से अगर बात करें वो कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या एक तरीके से बैड कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। देन ऐसे ही ये आपके यानी कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं ये भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और इनके
जो फ्यूज्ड मास है यानी कि इनका जो सॉल्यूशंस है ये भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं देता है, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड्स में तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन दे देता है, लेकिन इनके जो फ्यूज्ड हैं यानी कि एक तरीके से जो इनके गलित अवस्था है और साथ ही साथ सॉल्यूशन ये भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं देता है। तो इस तरीके से अगर हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। और साथ ही साथ इनके बॉन्ड कैसे होते हैं, रिजिड और डायरेक्शनल, यानी कि जैसा कि मैंने कोवैलेंट कंपाउंड में बताया था, और बॉन्ड रिजिड और डायरेक्शनल है तो आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो बॉन्ड कैसा है इनका, बॉन्ड है रिजिड एंड डायरेक्शनल, और इसी के साथ साथ ये आइसोमेरिज्म को भी क्या करेंगे, शो करते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स यानी कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड्स और साथ ही साथ कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी जो है वो आपने पढ़ी आज। आगे की वीडियो में हम आपको कई सारे जो टॉपिक्स हैं जैसे कि डाइपोल मूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, फॉर्मल चार्ज क्या है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें लेकर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।